ने क्या किया, हमने करपान दिया, इशू किया सबको, हमने कहा पकड़ो इनको, गला काटो, पूरा पूरा गांव का हमने गला काट दिया, गोली जाया नहीं की, पूरे पूरे गांव को बेवा किया गया वहां पे बैठ के। और ये प्राइड से हमें 95 में बताया जा रहा था कि 1995 में कि हमने गले काटे क्योंकि वो लोग गद्दार थे। आज जाके हमें पता चला कि हमें तो बकवास बताई थी इन लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, और यही फड्डा पाकिस्तान के अंदर सब कुछ चल रहा है। नून लीग को सपोर्ट करने वाले, पटवारी पार्टी जो सपोर्ट करने वाली है, या पीटीआई के वो लोग जो ये मरवट टाइप बंदरों को सपोर्ट करते हैं, वो जो सोच है वो नहीं है, चलने दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम लेकर आते हैं आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए आपके सामने, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यही न्यूज़ आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, पता है आपको, जैसे कि हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, उनकी चारों तरफ से ठुकाई चल रही है। एक तरफ से अफगानिस्तान भी ठोक रहा है, एक तरफ से बलूचिस्तान ठोक रहा है, और उनके साथ कोई व्यापार कोई देश करने के लिए राजी नहीं है। और वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो 0% है, क्योंकि डेमोक्रेसी का तो वहाँ पे सिर्फ नाम नाम है, बाकी चीज़ें सारी आर्मी के हाथ में होती है। और आर्मी ने जो उस देश का बेड़ा गर्क किया है उस वो तो जग जाहिर है। हर एक देश को पता है कि वहाँ पे सिर्फ आर्मी की चलती है, और आर्मी ने वहाँ पर कुछ झंडे नहीं गाड़े हैं। उन्होंने उस देश को इतनी बैकफुट पर ले गया है जिसका कोई अंत ही नहीं है। क्योंकि आज एक पाकिस्तान अकेला देश है जो कोई 50 बार सिर्फ IMF से कर्जा लेकर अपने देश को चला रहा है, और उसी से कर्जा आगे दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक वहाँ बिल्कुल डाउन हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। आज नहीं तो कल वो देश टूटने वाला है। तो न्यूज़ बड़ी बढ़िया है सर दोस्तों, और लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। और करते हैं न्यूज़ ईस्ट को पाकिस्तान स्टार्ट। का मामला मुख्तलिफ था, क्योंकि वो तो हमसे 1000 मील दूर था, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। यानी ये ईस्ट पाकिस्तान को इनके जहन में, उसको वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते थे कि भाई अगर 1000 मील के फास वो आपके सेपरेशन है, तो आपको ये बदमाशियां, ये गुंडागर्दी करने की क्या जरूरत है। आप कानून के तहत काम करें, आइन के तहत। जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर याहिया खान ने खुद एस्टैब्लिश किया था, उसी के तहत इलेक्शंस हुए, उसी के तहत अवामी लीग इलेक्शन जीत चुकी थी, और फिर तुम उसको उनको इक्तदार नहीं दे रहे हो। ये बदमाशियां जो है उस वक्त भी उन्होंने की, और जैसे आपने कहा, ये अनफॉर्चुनेटली इन्होंने उस बेइज्जती से, उस मैसेकर से कुछ भी नहीं सीखा। अभी भी वो वही हरकतें कर रहे हैं। अभी यहां आकर पीटीआई का मैंडेट इन्होंने चोरी किया, इन चोर डाकू लुटेरे गुंडों को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। 2 साल में इन्होंने जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हजर किया है, जो जो पॉलिटिकल जो कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है, इस वक्त जो पाकिस्तान में अफरा तफरी है, अब वो दोबारा पाकिस्तान को उसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। और लगता ऐसे है कि ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान टूटे, क्योंकि ये अमेरिका का एजेंडा है, और ये अमेरिका के एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। तो इसलिए अब पाकिस्तानी अवाम को ये फैसला करना होगा कि क्या वो इन गुंडों को, इन डाकू लुटेरों को, इन कातिलों को, उजरती कातिल जो हैं, जो जिनको अगर डॉलर मिले तो वो अपनी माए बहनें भी बेचते हैं, ये डॉलर्स की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो अब पाकिस्तानी अवाम ने ये फैसला करना है कि क्या वो अपने हुकूक के लिए खड़े होंगे, इन डाकू लुटेरों से छुटकारा हासिल करने के लिए, इनको शिकस्त देकर पाकिस्तान में एक इंसाफ पर मबनी जो है माशरा कायम करेंगे या नहीं करेंगे, ये पाकिस्तानी अवाम पर है, और ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए सर, मैं तो तारीख में सब कुछ पढ़ जो है वो तो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। हम सब ने पढ़ा है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बंगालियों को हम कल तक झूठा कहते थे, आज वो सच्चे साबित हुए हैं। मोस्ट रिसेंटली बाजवा ने कई अरबों रुपया खर्च करके कमांड फंड से अपने, जारी बात है पाकिस्तान के ही पैसे थे, अवाम के पैसे थे, प्रोजेक्ट C-71 चलाया, ये साबित करने के लिए कुछ ड्रामे श्रामे बना के और प्रोग्राम चला के। हम भी उसका हिस्सा थे, लेकिन वॉलंटियर हैसियत में। उनसे रुपया नहीं लिया, जेब से पैसा लगाया। ये जो 30 लाख और 3 लाख का जो फर्क है वो सामने जरूर हम लेके आए। लेकिन सर बात ये है कि इन्होंने कहा कि जी वो सियासतदानों का कसूर था सारे का सारा। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1995 में मैं फौज ज्वाइन करने की तैयारी जब कर रहा था, ISSB की ये मैंने जाना था, तो वालिद साहब के कोर्समेट थे वो, उनके पास हम जाया करते थे। वो उन्होंने जो है वो बेस सप्लाई डिपो कमांड कर रहे थे पिंडी का।
तो कहते थे मेरे पास आ जाया करो, पढ़ा करो, अखबारें शखबारें पढ़ा करो, और मोटिवेशनल लेक्चर वगैरह वो अरेंज कराते थे हमको, लड़के थे हम लोग अच्छा, ठीक लड़के। है। तो वहां पे एक एफएफ रेजिमेंट के कर्नल साहब को मोटिवेशन लेक्चर के लिए बुलाया गया। अब वो मेरे दादा जान के जो एफएफ के जो कर्नल साहब थे, वो उनके एजुडेंट भी रह चुके थे, और उन्होंने आगे एक और कर्नल साहब को भी बुलाया। उन्होंने मोटिवेशन हमें क्या दी कि उस वक्त सोच क्या थी 95 में। अब मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा जब हम बांग्लादेश में थे 71 की जंग में, बात आई, उन्होंने कहा इसमें तो कर्नल अकबर का पोता बैठा है। मैं कहा जी वो पीओडब्ल्यू थे, 4 साल रह के आए थे। अच्छा अच्छा। कहते हम वहां पे थे, हम जब हिली सेक्टर में थे, एफएफ रेजिमेंट का बड़ा हीरो वगैरह थे हम थे, हमें पता चला मुक्ति बानी सब कर रहा है। हमने क्या किया, हमने करपान दिया, इशू किया सबको, हमने कहा पकड़ो इनको, गला काटो। पूरा पूरा गांव का हमने गला काट दिया, गोली जाया नहीं की, पूरे पूरे गांव को बेवा किया गया वहां पे बैठ के। और ये प्राइड से हमें 95 में बताया जा रहा था कि 1995 में कि हमने गले काटे क्योंकि वो लोग गद्दार थे। आज आके हमें पता चला कि हमें तो बकवास बताई थी इन लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, और यही फड्डा पाकिस्तान के अंदर सब चल रहा है। नून लीग को सपोर्ट करने वाले, पटवारी पार्टी जो सपोर्ट करने वाली है, या पीटीआई के वो लोग जो ये मरवट टाइप बंदरों को सपोर्ट करते हैं, वो जो सोच है वो नहीं है, चलने दो काम, ये काम चलना बहुत जरूरी है इसी तरह। और दूसरी तरह एक रिन्यूड सोच है, वो बुजुर्ग और ज्यादातर नौजवान जिनको अब समझ आई है, पिछले 2 साल में आंखें खुली हैं कि ये है क्या, हो क्या रहा है। जो हमें सच जो तारीख पढ़ाई गई गलत पढ़ाई गई, हमें जो ब्रेन वॉश किया गया, हमारे स्कूलों कॉलेजों से ब्रेन वॉशिंग शुरू की गई, वो गलत की गई। हमें आपने फैज अहमद फैज की जो है वो नज़में तो लिखनी के गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, लेकिन जिंदानामा उनका आपने हमें नहीं पढ़ाया। आपने हमें अहमद फराज की इश्किया शायरी तो बड़ी पढ़ाई, लेकिन हमें आपने अहमद फराज की पेशावर कातिलो तुम सिपाही नहीं, ये आपने उनकी नजर नहीं पढ़ाई। आपने आपने तो हमें हमसे छुपाई है चीजें। हमें तो अब समझ आई है कि यार ये तो असल कहानी कुछ और थी सारी की सारी। तो असल कहानी तो यही थी सर कि जो ऑपरेशन सर्चलाइट उस वक्त हुआ था, वो अब पाकिस्तान में दोबारा 1971 रिपीट कर रहे हैं, और कल्प्रिट सेम है, सेम जर्नैल है, और इस्तेमाल सेम अफसर हो रहा है, सेम जवान हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। क्या बात, बहुत आदिल, जबरदस्त। आदिल, एक सिर्फ इसको मैं रैप अप करने के लिए, और मैंने 2 अनाउंसमेंट्स करनी है, जो कि एक हमने मुहिम लॉन्च की है कनाडा में और अमेरिका में एमपीज और कांग्रेसमैन को लिखने के लिए। राउंड अप मैं ये करना चाहता हूँ कि हमें जो वो 6-8 किरदार है ना, उनके नाम लेने ज़रूरी हैं जिन्होंने ये काम जो है, जिसका ये भयानक काम किया। सबसे पहले और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये सबसे बड़े 2 किरदार। उसके बाद जनरल हमीद, इसका चीफ ऑफ स्टाफ जो था याया का। उसके बाद उसके साथ जो मेजर जनरल्स थे जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की और जिसने इसको एक्सिक्यूट करवाया। मेजर जनरल अबू बकर उस्मान मिठा हैं जी, ये सबसे बड़े इसके अंदर तखरीबकार थे। ये थिंक टैंक था याया का, सबसे जो ये अंदर से गंद फैलाता था मेजर जनरल अबू बकर उस्मान मिठा। ये एसएसजी का बाय द वे जो बनी थी एज ए वन सिंगल यूनिट, ये उसका कमांडर था। बड़ा गलत फहमी है लोगों को अबू बकर उस्मान मिठा के ऊपर, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये हिंदुस्तान का एजेंट था बाय द वे। दूसरा, मेजर जनरल उमर, असद उमर के और ये जुबैर के वालिद। तीसरा, मेजर जनरल राव फरमान अली, बाद में जो बड़े जन ओहदों पे ला। चौथा, मेजर जनरल रहीम खान, बाद में बड़े ओहदों पे रहा। फिर मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा, भला आदमी था लेकिन इसमें शामिल हो गया। फिर जनरल टिक्का और जनरल न्याजी। ये नाम जो है ना, ये पाकिस्तान के ऊपर काले धब्बे हैं, लेकिन 2 नाम इसमें हमें याद करने चाहिए, एडमिरल एहसन और साहिबजादा याकूब। दोनों ने इनकार किया और दोनों ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा ये ऑपरेशन गलत है, ये आप नहीं करेंगे, हम नहीं करते। टिक्का खान इतना डंगर आदमी, इतना बेवकूफ, इतना घटिया आदमी। बेवकूफ इसलिए कि उससे पूछा, जो मैं रिपीट करता हूं, एक जर्नलिस्ट ने, कि वी बिलीव द पाकिस्तान आर्मी हैज किल्ड बिटवीन 500,000 to 1 million Bengalis। कहता है व्हाट नॉनसेंस, माय रिपोर्ट्स आर वी हैव ओनली किल्ड 150,000। मतलब ये इस आदमी की अकल का अंदाजा करें। ये मुझे किस तरह पता है, अर्दशर कावज जी साहब ने मुझे एक दफा फोन किया, मरूम जो कॉलमनिस्ट थे, कि यार ये मैंने मैंने खैर खुंजराब का गेट बताया कि कम वक्त, लेकिन आपकी बात, मैंने जो असल नतीजा निकाला है ना बंगे साहब आदिल, वो ये है
कि पाकिस्तानियों कभी मत भूलो, नेवर फॉरगेट दीज आर द जोकर्स। ये वो मस्खरे हैं, ये वो बंदर हैं जो यूसरपर आसिम मुनीर ने पाकिस्तान पे लाया है। जिस दिन हम आसिम मुनीर को फांसी के फंदे पे लटकाएंगे, बाशमूल उन लोगों के जिसने आसिम मुनीर के साथ उसकी मदद की है, वो पहला दिन होगा कि हम पाकिस्तान को एक आजाद जमहूरी पाकिस्तान, रूल ऑफ लॉ की तरफ लेके चलेंगे। ये सारी चीजें निशानदेही करती हैं कि आसिम मुनीर और उसके जर्नैलों ने कितना बड़ा जुल्म किया है पाकिस्तान। जी आदिल साहब। सर ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आप नहीं। सामने ले आए हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप इस चीज को सामने लेके आए हैं। ये जो है बैठे हुए हैं, ये गिलगित चाइना से तलक तोड़ने को, अमेरिका को राजी करने को लंदन प्लान जो बना के आए हुए हैं, ये जीबी देना चाहते हैं इंडिया को, दे के जबरदस्ती कब्जा करवा के चाइना से पक्का तलक ही जो है वो तोड़ना चाहते हैं, चाहे जो है वो चाइना इंटरनेशनल राइवलरी के अंदर जो है वो चाइना का तलक ही। अगर इन शरीफों को, अगर आपने मजीद इन जो ये जो चोरों को हुकूमत लाई है और इन जर्नैलों को, आसिम मुनीर को और आसिम मुनीर और नदीम अंजुम पार्टी और ये जर्नैल जो मौजूदा लॉर्ड बैठी हुई है, इनको आपने कंटिन्यू करने दे 5 साल। सर ये देंगे, जीबी भी जाएगा, ये आपका चाइना भी जाएगा, आपका पाकिस्तान की जो बालिकनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है ये लोग कंप्लीट करके जाएंगे। ये आए हैं यहाँ पे इस काम के लिए। इन वे चाइना जो ये बोल रहा है इसलिए बोल रहा है कि आगे जाके हमने एक कार्रवाई डालनी है, ताकि आपको कहे कि यार वो तो हमेशा से चाइना हमारे साथ था ही नहीं, तो जीबी की वजह से हमारे साथ था। अच्छा, जबरदस्त सर। मैं बगे साहब, अगर आपका कमेंट है इस पे तो छोटा सा मैं आगे चलना चाहता हूँ 26 मार्च 1971 को, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। जी सर। जी, मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि देखिए, चाइना की 2 डिवीजन फोर्स जो है वो वाखान कॉरिडोर के चाइनीज बॉर्डर पे मौजूद है। और चाइनीज जो हैं वो, अगर किसी के जहन में ये ख्याल हो कि वो वाखान कॉरिडोर को ऑक्यूपाई कर लेंगे तो इस तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक्स ऑफिसर्स हैं ये पाक आर्मी के, और कैसे ये पोल खोलते हैं हर बार पाकिस्तान की, क्योंकि आर्मी ने ही जो बेड़ा गर्क किया है, आर्मी के हाथों में अगर वो रहती है, इनकी गर्दन पाकिस्तान की पूरी जो है वो आर्मी के ही हाथ में रहती है। डेमोक्रेसी वहाँ पर 0% है। वहाँ पर जो पीएम सीएम जो भी बनते हैं सबकी सब आर्मी के ही टुकड़ों पे पलते हैं, और आर्मी से ही पूछ के सारा काम करना पड़ता है। इसीलिए उस देश की कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, और आर्मी की वहाँ पे तानाशाही पूरी चलती है। कोई भी आदमी उनके खिलाफ बोल नहीं सकता है। अगर बोल देगा तो आपको पता ही, वो शाम से पहले उनको बम से ही उड़ा देते हैं। वहाँ पर जेल जाल का तो कम ही काम है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये न्यूज़, आप हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ कमेंट और शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।